अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल्ड लेक्चर होगा कि टॉर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और इस टॉपिक के अंदर आने वाली छोटी छोटी जो 2-3 और डेफिनेशंस हैं वो देखेंगे क्या होती है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला कैसा होता है, टॉर्क के फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, और बेसिकली टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज वाले लेक्चर में क्लियर होंगी टॉर्क के हवाले से। बस आप शुरू से लेकर रहने ताकि इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा। इंशाल्लाह आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो टॉर्क सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन जो नट है वो तो बॉयज़ में से तकरीबन हर किसी ने खोला होगा, किसी ना किसी चीज़ का नट या वो उसका जो पेज है उनको तो ओपन करते ही रहते हैं। तो मैं उसी से शुरू करता हूँ कि टॉर्क होता क्या है। तो अब देखें, नट को ओपन करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक नट है, उसको ओपन करने के लिए हम एक जिसे स्पैनर भी कहते हैं या हम उसको की भी कहते हैं, चाबी भी होती है एक, उसको नट के ऊपर रख कर इस तरह उसको रोटेट करवाते हैं। नट के ऊपर रख कर इस तरह रोटेट करते हैं। तो इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो हम क्या करते हैं, अपने स्पैनर को इस तरह से रोटेट करते हैं। तो लेट्स सपोज ये है आपका एक नट, तो नट के ऊपर ये जो है ये है स्पैनर, ठीक है। अब इस नट को ओपन करने के लिए हम इधर से जो स्पैनर है इसको पकड़ेंगे और क्या करेंगे, इस तरह से या इस तरह से रोटेट करेंगे। आप ज़रा अपने मेरे वर्ड्स के ऊपर गौर करें कि इसको क्या करेंगे, रोटेट। तो ये जो ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को रोटेट करवाए या टर्न करवाए, जिस तरह ये इस तरह मैं कर रहा हूँ, इसको कहते हैं टॉर्क। ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ को रोटेट करवाए उसे कहते हैं टॉर्क। ये फोर्स की ही एक टाइप है। फोर्स क्योंकि हम इस तरह लगाते हैं किसी चीज़ के ऊपर, इस तरह उसको प्रेस कर दें या आगे की तरफ लगा दें या इस डायरेक्शन में लगा दें, लेकिन अगर हमारे फोर्स लगाने से वो चीज़ घूमने लग जाए इस तरह से, तो हम उसी फोर्स को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यानी कि जो फोर्स है वो लीनियर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके साथ मुंसलिक है, और जो टॉर्क है वो हमारी एंगुलर यानी कि एंगल या रोटेशनल प्रॉपर्टी के साथ क्या है, वो मुंसलिक है। तो अब इसमें देखें एक कॉमन एग्जांपल, स्कूल लाइफ की एग्जांपल उसने स्टार्ट में दी है, आपकी बुक में भी उसने कहा। तो जिन बच्चों ने तो स्कूल लाइफ में अच्छे से स्टडी किया उनको तो समझ आ जाएगी, याद भी आ जाएगा कि ये एग्जांपल उधर मौजूद थी। तो वो कहता है कि ये एक नट है, ये इसको ओपन करने के लिए मैं इस स्पैनर के ऊपर फोर्स लगाता हूँ ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगाई नीचे से ऊपर की तरफ। अब ये स्पैनर क्या करेगा, इस तरह ऊपर की तरफ रोटेट करेगा, और ये नट क्या करेगा, अंदर इसके अंदर इस तरह ये रोटेट करेगा। तो ये जो मैंने इसके ऊपर फोर्स F लगाई है, अब ये क्या करेगी, इस फोर्स F की वजह से ये स्पैनर क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी का नाम क्या है, टॉर्क है। इस फोर्स से जो ये स्पैनर रोटेट करेगा इसे हम कहेंगे टॉर्क। तो इसमें ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं पिवट, इसको हम कहते हैं पिवट, और इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसको पिवट कहते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगे उस पॉइंट से लेकर इस पिवट तक के जो दरमियानी डिस्टेंस है, जो इसका सेंटर में ये जो डिस्टेंस आ रहा है, इसको लेंथ से L से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं मोमेंट आर्म, इसको कहते हैं मोमेंट आर्म। इन जो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान में रखें तो आपका टॉर्क का कंसेप्ट क्लियर होगा। जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स लग रही है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर इस पिवट के दरमियानी फासले को कहते हैं मोमेंट आर्म। पिवट क्या है, वो पॉइंट जिसके अराउंड में इस बॉडी ने घूमना है, यानी कि ये स्पैनर इधर फिक्स होगा और इस तरह ऊपर नीचे रोटेट करेगा, और ये पॉइंट जो है ये क्या है, फिक्स है। इसी के अराउंड क्या करना है, नट ने इस तरह रोटेट करना है। तो इस पॉइंट को कहते हैं पिवट, और इस पिवट से लेकर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक के दरमियानी फासले को कहते हैं मोमेंट आर्म। तो अब ये एक चीज़ स्कूल लाइफ में भी आपको बताया गया था कि एक चीज़ देखने में आई कि अगर स्पैनर का साइज़ छोटा होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है इस नट को ओपन करने के लिए। अगर वही स्पैनर
नट वही है, हम स्पैनर एक ज़्यादा लेंथ वाला ले लेते हैं, तो जब उसके इधर हम फोर्स F लगाएंगे तो कम फोर्स लगाने से हमारा ये नट जो है वो रोटेट करेगा और ओपन हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम दूसरी डायरेक्शन में देखें, इसको इस पॉइंट को कहते हैं पिवट। तो जब एक लेंथी स्पैनर यूज़ करेंगे, इसका क्या मतलब है, हमने एक लेंथी जो है पहले से ज़्यादा लंबा स्पैनर यूज़ कर लिया, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी, पहले से ज़्यादा होगी। इसका क्या मतलब है कि जो टर्निंग इफ़ेक्ट है हमारे पास, ये चीज़ें जहन में रख लें, MCQ आ सकता है। टर्निंग इफ़ेक्ट यानी कि टर्निंग इफ़ेक्ट इस स्पैनर के घूमने का इफ़ेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, लेंथ के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। और लेंथ क्या है, मोमेंट आर्म। अभी मैं टॉर्क की डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा, मोमेंट आर्म की भी बताऊंगा, पिवट की भी बताऊंगा, जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अभी यही देखें कि फोर्स से लेकर जहां फोर्स लगाई जा रही है वहां से पिवट के दरमियानी फासले को कहते हैं मोमेंट आर्म। और जितना ज़्यादा मोमेंट आर्म होगा उतना ही ज़्यादा टर्निंग इफ़ेक्ट हमारे पास आएगा, यानी कि उतना ही हम कम फोर्स के साथ ज़्यादा टर्निंग कर सकेंगे। तो इधर से अगर देखा जाए तो हमारा जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क सो इस टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें देखें तो एक चीज़ जिसके बढ़ने से टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है वो है लेंथ L, यानी कि मोमेंट आर्म। और दूसरी चीज़ है ये फोर्स, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तब भी टर्निंग इफेक्ट क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। इसलिए इसका मतलब है टॉर्क जो है वो लेंथ और फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अभी इसी फार्मूले को हम आगे चलकर इस फिगर जो मैंने अभी कंप्लीट नहीं बनाई आपके सामने बनाऊंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं फिगर सामने बनाया करें तो ताकि उनको समझ आती है। तो मैं अभी बनाऊंगा, उधर से इसकी डेरिवेशन भी करूंगा। तो अभी मैंने क्या बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पॉइंट को कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो इस तरह की लाइन है इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, यानी कि मेरी फोर्स की लाइन है इस तरह, जिस तरह ये मेरा मार्कर पड़ा हुआ है। और इसका जो परपेंडिकुलर है वो आएगा इस तरह, ये मार्कर इस ब्लू मार्कर के ऊपर जो परपेंडिकुलर आएगा वो इस तरह आएगा। तो ये एक परपेंडिकुलर है, ये ग्रीन मार्कर इस ब्लू मार्कर के ऊपर। तो इसी को यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं, ये जो डिस्टेंस है इस ब्लू मार्कर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसी यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू पिवट तक के फासले को क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। यही आपने डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है। तो पिवट क्या है, ये दरमियानी पॉइंट था। द पॉइंट अराउंड विच बॉडी रोटेट्स, इस पॉइंट के अराउंड बॉडी रोटेट करती है तो इसको हम कहते हैं पिवट। तो ये दो डेफिनेशन होगी। और टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो अब आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। तो ये आपके सामने मैंने दो फिगर बनाई हैं। लेट्स सपोज इस फिगर को पहले मैं करता हूँ कि ये एक बॉडी है, ठीक है। इसके मैं इस पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ये है मेरा पॉइंट जिसके ऊपर मैंने फोर्स लगानी है और फोर्स की डायरेक्शन आ गई ये, इसको मैं कह लेता हूँ फोर्स का वेक्टर। क्लियर हो गया। और इस बॉडी को जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो देखने से ही मालूम हो रहा है, अगर ये इसका एक सेंटर पॉइंट मैं ले लेता हूँ तो ये बॉडी क्या करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी अपने सेंटर पॉइंट के अराउंड। तो इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी, इसको मैं ओ कह लेता हूँ और इसी को मैं नाम रख लेता हूँ पिवट का। तो अब देखें, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से लेकर इस पिवट के दरमियानी फासले को कहते हैं मोमेंट आर्म। तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो पिवट क्या है, ये है। तो इसके इस दरमियानी डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, मोमेंट आर्म कहेंगे। इसको मैं पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। इसको अब मोमेंट आर्म कहेंगे। ये हमारी क्या है, फोर्स है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है आप लोगों को। तो एक तो ये भी है ना, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं तो लेक्चर में क्वेश्चनिंग होती रहती है और टीचर को भी तसल्ली रहती है कि स्टूडेंट को समझ आ रही है। खैर अगर नहीं समझ आती तो पीछे जाके इसको रिवाइंड करके सुन लें, ऐसा कोई मसला नहीं। तो
अब देखते हैं, ये है हमारी फोर्स, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं कि इस अगर मोमेंट आर्म को एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हम देखें कि इसका इस वेक्टर के साथ एंगल क्या बन रहा है। इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि एंगल होता है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, तो ये इसके साथ एक एंगल बन गया जिसका नाम रख लेते हैं थीटा। क्लियर हो गया। अब ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगी, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये है मोमेंट आर्म का वेक्टर और ये है फोर्स का वेक्टर। तो अब क्या करेगी, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है इस फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से रोटेट करती है, क्योंकि एक फोर्स को हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट था जिसकी वजह से बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही थी। तो अब हम क्या करते हैं, इस फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एंगल थीटा। तो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा वो आएगा, जो वाई कंपोनेंट है वो इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा वाई कंपोनेंट, इसको मैं कह लेता हूँ एफ साइन थीटा। क्लियर हो गया। और इसी तरह जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इसको कह लेते हैं एफ कोस थीटा। क्लियर हो गया। अब देखें हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए हैं, एक है वाई कंपोनेंट, एक है ये वाला एक्स कंपोनेंट और दूसरा है वाई कंपोनेंट। अगर देखा जाए हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मोमेंट आर्म है। तो अगर एक फोर्स मैं इस डायरेक्शन में ऐसे लगाऊं, अगर इस डायरेक्शन में एक ऐसे फोर्स लगाऊं तो बॉडी कभी भी रोटेट नहीं कर सकती। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊं तो बॉडी रोटेट नहीं करेगी बल्कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगी वो किसी काम की नहीं है, उससे टर्निंग इफेक्ट पैदा होने वाला नहीं है। तो एफ कोस थीटा की अगर डायरेक्शन देखें, उसकी डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर आर है उसी डायरेक्शन में एफ कोस थीटा है। तो इसके पॉइंट ऑफ एक्सिस में से लेट्स सपोज समझें कि ये है एक वेक्टर आर, इसको मैं उठा कर इधर रख लेता हूँ और ये एफ कोस थीटा भी इसी के ऊपर है, ऐसे एफ कोस थीटा। तो ये दोनों वेक्टर के आगे बिल्कुल एक डायरेक्शन में आ गए, तो इससे बॉडी रोटेट नहीं करेगी बल्कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस तो हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा देखें तो ये लग रहा है इस डायरेक्शन में और मोमेंट आर्म है इस डायरेक्शन में, आपस में एंगल क्या बन गया इनका 90 डिग्री का। तो अब बॉडी क्या करेगी, जब मैं इधर ऐसे फोर्स लगाऊंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी क्या करेगी, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, एफ कोस थीटा कंपोनेंट हमारे लिए बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। जो कंपोनेंट हमारे इस्तेमाल का है वो है एफ साइन थीटा, यानी कि फोर्स जो हमारे काम आ रही है टर्निंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए वो सिर्फ एफ साइन थीटा है, ना कि एफ कोस थीटा। तो टॉर्क का जो फार्मूला हमने स्कूल लाइफ में स्टडी किया था वो था टॉर्क इज इक्वल टू, जो मैंने ये भी लिखा है, मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। तो मोमेंट आर्म इधर क्या है, ये इसको कह लेते हैं आर, और जो फोर्स है एफ कोस थीटा तो हमारे किसी काम की नहीं, फोर्स है एफ साइन थीटा, सिर्फ वाई कंपोनेंट उसका हमारे काम का है, इसको लिख लेते हैं एफ साइन थीटा। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, आर एफ साइन थीटा। इस फार्मूला को अभी के लिए आप जहन में रखें, मैं दूसरी बॉडी के लिए भी यही फार्मूला आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, फिर देखेंगे इससे आगे क्या होता है। तो लेट्स सपोज अगेन वही बॉडी है, पहले हमने एफ को इसके एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व किया, अब हम इसके पोजीशन वेक्टर को एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका कौन सा कंपोनेंट है जिसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें भी हम अगेन ये फोर्स का वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल वही वेक्टर फोर्स एफ आ गया। तो इसी तरह ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है पोजीशन वेक्टर आर। क्लियर हो गया। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि एंगल बन जाए, एफ और आर के दरमियान ये एंगल आ गया थीटा।
तो अब हम आर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब रिजोल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा ये, इसका एक कंपोनेंट आ गया ये, और इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया ऐसे। इसके हमने दो कंपोनेंट्स में इसको हमने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया। ये वाला कंपोनेंट है इसका एफ साइन थीटा यानी कि वाई कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट सॉरी एफ नहीं आर साइन थीटा, क्योंकि आर है इसलिए, तो ये इसका वाई कंपोनेंट आ गया, ये वाई की डायरेक्शन में है, और ये इसका आ जाएगा एक्स कंपोनेंट आर कोज ऑफ थीटा। अगर आप अगेन देखें कि जो आर साइन थीटा है उसका एफ़ के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। जिस तरह इधर एफ़ साइन थीटा और आर का आपस में 90 डिग्री का बन रहा था, इधर आर साइन थीटा और एफ़ का आपस में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। जबकि आर कोस थीटा की डायरेक्शन है ऐसे, तो आर कोस थीटा अगर मैं इसको ड्रा करूँ इधर रफ में, तो आर कोस थीटा की डायरेक्शन आ रही है ऐसे ऊपर को, और एफ़ की डायरेक्शन भी है इस तरह ऊपर को। तो दोनों आगे आपस में पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि इस आर कोस थीटा और एफ जो है सेम डायरेक्शन में है। अगर इस कंपोनेंट को सही माना जाए आर कोस थीटा को, तो इसका मतलब है बॉडी इधर से उठ के जस्ट आगे चली जाएगी लेकिन रोटेट नहीं करेगी। अगर हम आर साइन थीटा को करते हैं तो ये इसका आर साइन थीटा है और ये इसका एफ है, और डेफिनेशन क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन थीटा का ही एफ के साथ बन रहा है, लेकिन आर कोस थीटा एफ के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि क्या है, पैरेलल है। इसलिए आर कोस थीटा एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी हमें ज़रूरत इस टर्निंग इफेक्ट में बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली, जस्ट आर साइन थीटा की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगेन हम फार्मूला में पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट आर्म इनटू फोर्स। ठीक हो गया। तो मोमेंट आर्म हमारा आर कोस थीटा तो वेस्ट है, आर साइन थीटा ही है जो फोर्स के 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट आर्म की जगह आ जाएगा आर साइन थीटा और फोर्स की जगह आ जाएगा एफ़, क्योंकि इस दफ़ा हमने एफ़ को नहीं बल्कि आर साइन थीटा को जस्ट क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए ये प्रोसेस किया। तो टॉर्क किसके इक्वल आ गया, आर एफ साइन ऑफ थीटा। तो दोनों केसेस में देखें, इस केस में भी टॉर्क किसके इक्वल है, आर एफ साइन थीटा, इस केस में भी टॉर्क किसके इक्वल है, आर एफ साइन थीटा के। तो अगर हम इसको गौर से देखें, ये जो आर एफ साइन थीटा और ये भी है आर एफ साइन थीटा, क्या ये आर और एफ का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है? ये बिल्कुल आर और एफ का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि इसको हम जो आर एफ साइन थीटा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्लियर हो गया? क्योंकि जब हम आर क्रॉस एफ को ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। और एन यूनिट वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन जो कि राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये बॉडी इसका अगर राइट हैंड रूल लगाएं तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहाँ तक हो गया इसकी डेरिवेशन। हमने फोर्स को कंपोनेंट में भी रिजोल्व करके देख लिया और इसको भी मोमेंट आर्म को भी करके देख लिया। हमारा फार्मूला उससे बना आर एफ साइन थीटा यानी कि आर क्रॉस एफ। तो अब देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या होंगे। इसके यूनिट्स होंगे न्यूटन मीटर। इसके जो यूनिट हैं वो न्यूटन मीटर इसलिए होंगे कि आर जो है ये मोमेंट आर्म है, इसका यूनिट होता है मीटर, जबकि एफ क्या है, फोर्स है, उसका यूनिट होता है न्यूटन। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर। तो यही था आज का टॉपिक टॉर्क के हवाले से। इसमें आपने ये डेफिनेशन देखनी है, ये लिखनी है, उसके बाद ये स्पैनर वाली जो दो फिगर्स हैं इनको ड्रा करना है। फिर ये दो फिगर्स, ये एक दफ़ा एफ़ को उसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना है, और इसमें एफ़ कोस थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो यूज़लेस है क्योंकि उसकी वजह से टॉर्क टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और एक दफ़ा इसके मोमेंट आर्म आर को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, और इसमें देखेंगे जो आर कोस थीटा कंपोनेंट है ये और एफ़ आपस में पैरेलल आ रहे हैं, इसलिए आर कोस थीटा क्या है, यूज़लेस है। जस्ट जो 90 डिग्री के एंगल पर आ रहे हैं एक दूसरे, वो हैं आर साइन थीटा और एफ़, और
और ये यूज़फुल है इसलिए ये यूज़ होगा। इसकी हमने डेरिवेशन की, वो आ गया RF sin थीटा जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।